हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ फजान्स रूल का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। नाउ स्टूडेंट्स, थर्मल स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके तुरंत बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, जिसके ऊपर बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए। तो आज के लेक्चर में हम लोग आयनिक बॉन्ड खत्म करेंगे। लेक्चर नंबर 12 में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे आयनिक बॉन्ड के ऊपर, जिसमें आपको दो शीट्स होंगे। एक क्लास वर्क शीट होगा जो मैं सॉल्व करूंगा और एक होमवर्क शीट होगा जिसका आंसर की आपको दिया जाएगा और वो आपको सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड यूजिंग फजान्स रूल। अगर हम बात करें, जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है बच्चों, व्हाट हैपेंस टू थर्मल स्टेबिलिटी? हार्डनेस कम होता है, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होता है, कम होता है। सो कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, हमेशा याद रखना, मैंने आपको बोला था गो थ्रू कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। इसको मैंने दो केसेस में डिवाइड किया है। लेट अस सी केस 1। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से इनको आपको समझना है और एक ही क्लिक में अगर आप इनको याद भी करना चाहते हो तो ये दो केसेस पढ़ लोगे तो आपको बेटा इसमें कोई डाउट भी नहीं आएगा और रिवीजन भी बहुत आसान हो जाएगा। सो फर्स्ट केस है, इफ द कॉमन आयन इज मोनोएटॉमिक। इफ द कॉमन आयन इज मोनोएटॉमिक, मतलब जो कॉमन आयन होगा वो मोनोएटॉमिक होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें O-2, N-3, X माइनस एक्सेट्रा। ठीक है, तो एज यू गो डाउन द ग्रुप जाओगे, वैसे वैसे बेटा उनका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। तो जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं, इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप वन, लिसन टू मी केयरफुली। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप वन, Li2O, Na2O, K2O, इसको भी समझा रहा हूं और ये एग्जांपल भी हो जाएगा, Rb2O, CH2O। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा है, O-2 है। अगर कॉमन आयन इज मोनोएटॉमिक, क्या वो सिंगल एटम है? यस। ठीक है, तो याद रखना, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे, लिथियम से नीचे सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम और लास्ट में कौन आता है, सीशियम आता है, वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। तो जब से ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड, और सबसे कम थर्मली स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से एकदम सिंपल ट्रिक। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर हम बात करें यहाँ पे लिथियम के नाइट्राइड की, Li3N के बाद Na3N, K3N, Rb3N एंड CH3N। तो नाइट्राइड है बेटा, इसमें भी मुझे बताओ, जो कॉमन आयन है वो कौन सा है, मोनोएटॉमिक है, इसको नाइट्राइड बोलेंगे। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। सो ये जो ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, वो कौन सा ऑर्डर है बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड अगर हम बात करें हैलाइड्स की, LiX, NaX, KX, RbX, CSX, और इसमें हैलोजन का तो बहुत बार पूछा गया है। हैलोजन में इसमें क्लोराइड का बहुत और फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, इसमें ये वाला सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि जो कॉमन आयन है वो कौन सा है, मोनोएटॉमिक है, और जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे उसकी लैटिस एनर्जी क्या होती जाएगी, कम, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। और इस वजह से याद रखना बच्चों कि यहाँ पे मोनोएटॉमिक अगर होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस वजह से सिर्फ हम लोग को खाली कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं देखना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ठीक है, तो हम लोगों ने इसको तो याद कर लिया। और अगर हम बात करें ग्रुप टू के बारे में, तो यहाँ पे शुरुआत होगी किससे, बेरिलियम, BeO, MgO, CaO, SrO, BaO। तो सिंपल ट्रिक क्या, इफ कॉमन आयन इज डैश मोनोएटॉमिक, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी
डिक्रीज होगी। अगर आप ये ट्रिक यूज करते हो तो काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट Be3 नाइट्रेट की बात करें, Be3N2 Mg3N2 Ca3N2 Sr3N2 एंड Ba3N2, ये नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 हो गया। सेम वापस से कंसेप्ट वही अप्लाई करनी है। और लास्ट में अगर हम बात करें हैलाइड्स की तो BeX2 MgX2 CaX2 SrX2 BaX2। तो मुझे बता बच्चों इनका भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही रहेगा इस तरीके से, ठीक है। सो ये हो गया आपका केस 1। केस 1 बहुत आसान था। केस 2 देखते हैं। केस 2, इफ कॉमन आयन इज पॉलीएटॉमिक, मतलब एक से ज्यादा एटम हो। इफ कॉमन आयन इज पॉलीएटॉमिक, सो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी, बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ पे आप कोवेलेंट कैरेक्टर को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं पॉलीएटॉमिक आयन पॉलीमेट एटॉमिक आयन की, तो यहाँ पे OH माइनस भी चलेगा, CO3 2 माइनस है, बहुत सारे हैं, NO3 माइनस है, सल्फेट है, एक्सेट्रा, ठीक है। बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट सब चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्रुप 1 के कंपाउंड्स के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोक्साइड के बारे में। चलिए, LiOH, NaOH, RbKOH, RbOH एंड CSOH। अगर हम इसमें देखें तो कॉमन आयन कौन सा है? OH है। क्या OH में एक से ज्यादा एटम है? हाँ, इसके लिए उसको पॉलीएटॉमिक बोलेंगे, राइट। तो मुझे तब बेटा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन होगा? ये वाला, इस तरीके से। तो याद रखना, मोनोएटॉमिक है तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे अगर मोनोएटॉमिक है तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर पॉलीएटॉमिक है तो बस खाली दो चीजें याद रखनी है। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी, बस खत्म। और कुछ चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हाइड्रोक्साइड हो गया। हाइड्रोक्साइड के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कार्बोनेट्स के बारे में, Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3। बच्चों ये है ना, सब एंट्रेंस एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, और जिसको याद होता है वो बेटा खुशी खुशी पेपर कंप्लीट कर देता है, और जिसको याद नहीं होता है वो बेटा सोचते रहता है कि क्या टिक करूँ क्या ना टिक करूँ। ये सब गड़बड़ होती है और कुछ नहीं। बाइकार्बोनेट की बात करें तो LiHCO3 सबको पता है, इट इज लिक्विड। एक ही बाइकार्बोनेट ऐसा है ग्रुप 1 का जो लिक्विड है। उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट तो सबको पता है सॉलिड है, बेकिंग सोडा। KHCO3 RbHCO3 एंड CSHCO3। तो आप मुझे बताएं इसमें भी कॉमन आयन कौन सा है? बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट बेटा इसमें देखो पॉलीएटॉमिक ही होगा ना वो भी, तो यहाँ पे लिखा नहीं है बट एक्सेट्रा लिखा है, पॉलीएटॉमिक ही है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो कुछ है ही नहीं बच्चों, खाली दो चीजें याद रख लो, काम हो गया अपना, ठीक है। मेन जो है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है, जो इसका एक और पार्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कार्बोनेट के बाद सल्फेट्स की बात करते हैं। Li2SO4 Na2SO4 K2SO4 Rb2SO4। आपका पूरा का पूरा एस ब्लॉक जो है ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाता है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, क्योंकि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। वापस से मुझे बताइए पॉलीएटॉमिक 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 पॉलीएटॉमिक, तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल। नाइट्रेट्स की बात करें सो LiNO3 NaNO3 वेरी इंपॉर्टेंट, KNO3 RbNO3 एंड CsNO3। तो आप बताओ ये भी बच्चों क्या हो जाएगा? पॉलीएटॉमिक, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स इतने सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, अपने को खाली एक कंसेप्ट याद हो गया ना बच्चों,
तो ये सब इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके टीचर्स ने और जो आपको नोट्स अच्छे से बना के दिए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ना ये सेम ऑर्डर अगर आप ग्रुप 2 के लिए लिखना चाहो तो ग्रुप 2 के लिए भी लिख सकते हो। ग्रुप 2 में स्टार्ट होता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से, सो BeOH ट्वाइस। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। पता है हम लोग जनरली फ्रेंशियम, इधर फ्रेंशियम को भी नहीं ले रहे और यहाँ पे रेडियम को नहीं ले रहे बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो उनके लिए बारे में डिस्कशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। पॉलीएटॉमिक है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस के इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। उसके बाद में कार्बोनेट्स के बात करें तो BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3। आप मुझे बताओ बच्चों इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली पॉलीएटॉमिक है तो इंक्रीजेस डाउन द, एकदम सिंपल। इनके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं दे ऑल आर डैश लिक्विड, ये सब के सब लिक्विड होते हैं। फिर भी अगर आप ऑर्डर लिखना चाहो तो लिख सकते हो BeHCO3 ट्वाइस, MgHCO3 ट्वाइस, CaHCO3 ट्वाइस, SrHCO3 ट्वाइस, BaHCO3 ट्वाइस। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस क्या बच्चों? डाउन दी ग्रुप बिकॉज इट इज पॉलीएटॉमिक। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट सल्फेट्स की तो BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 एंड BaSO4। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है बच्चों? सबसे ज़्यादा इन दोनों। इसके लिए तो बेटा BaSO4 को हीट करते तभी भी कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट अगर नाइट्रेट की बात करें तो BeNO3 ट्वाइस, MgNO3 ट्वाइस। ठीक है, CaNO3 ट्वाइस, SrNO3 ट्वाइस, BaNO3 ट्वाइस। तो थर्मल स्टेबिलिटी वापस से पॉलीएटॉमिक है, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, एकदम सिंपल। तो स्टूडेंट्स इसमें आप अगर चाहो तो सिर्फ दो स्टेटमेंट याद रख लो। अगर कॉमन आयन क्या है? मोनोएटॉमिक है। अगर कॉमन आयन मोनोएटॉमिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर वो पॉलीएटॉमिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। बस इतना सा याद रख लिया, हमारा काम आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, भले उसमें फिर आपका ऑक्साइड हो, नाइट्रेट हो, हलाइड हो, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट्स, कुछ भी हो, सब में ये वाला फंडा अपना यूज होता है। अभी मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें एंट्रेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। मतलब अगर कंपाउंड को हीट करेंगे कौन CO2 गैस देगा, कौन O2 गैस देगा, कौन NO2 गैस देगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और स्पेशली जेई वालों को तो इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। और इसको जेई में अलग से एक चैप्टर करके है हीटिंग इफेक्ट्स, और वो जेई मेंस में नहीं है, जेई एडवांस में ही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंपाउंड्स, उसके ऊपर एक चैप्टर है छोटा सा, वो अलग से ही सिखाया जाता है। बट उतना डिटेल में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको हमारे जेई मेंस और नीट तक जितना है मैं आपको उसमें थोड़ा प्लस करके सिखाऊंगा। उसके बाहर से क्वेश्चन डोंट वरी आएगा नहीं। ठीक है, आप इसका फोटो लो फिर मैं आगे सिखाता हूँ। Okay students, so let's start with thermal decomposition of ionic compounds. Again I am saying students this is very important, especially JEE students। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि नीट वाले स्टूडेंट्स अभी आराम करने वाले हैं। नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, बट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बोलोगे ना तो जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टूडेंट्स आपको जो मैं सिखा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से जो इम्पोर्टेंट है प्लस और एक्स्ट्रा भी सिखाऊंगा, बट ये चीजें जो मैं सिखाऊंगा उसको बहुत ही अच्छे से आपको समझ के लेना है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब किसी भी कंपाउंड को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसके प्रोडक्ट क्या आएंगे और इसके ऊपर एज इट इज सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कंपाउंड को हीट किया तो क्या प्रोडक्ट आएगा, फलाना कंपाउंड को हीट किया तो क्या प्रोडक्ट आएगा। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन देखे गए, कोई हिंट रहता है ना कुछ रहता है, बच्चे सिंपली मार्क्स है ना लूज करके आ जाते हैं क्योंकि उनको याद ही नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में समझाने की, और आप लोग नोट्स अच्छे से मेंटेन करना, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझेगी। अगर मेरे पास मेटल कार्बोनेट है, ग्रुप 1 भी हो सकता है, ग्रुप 2 भी हो सकता है, अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी बताऊंगा, डोंट वरी, बट मेन हमको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का याद रखना है। अगर मेरे पास में मेटल कार्बोनेट है, तो जब उसको हीट किया जाता है, ठीक है, जब उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो आपको मिलता है मेटल ऑक्साइड। जब भी मैं एम लिखूंगा तो इट इज अंडरस्टूड दैट इज मेटल, ठीक है, और ऑक्साइड मैंने लिख दिया, प्लस इसके साथ में हमको मिलेगी CO2 गैस। These are the common products of metal carbonates, ठीक है। So metal carbonates on heating gives metal oxide and which gas, CO2 gas is evolved। अभी इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, आपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा था कि when CO2 gas is passed through lime water it turns lime water milky, तो ये एक्सटेंशन हो जाएगा, बट मेन फंडा जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट्स का हीटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग जेई एडवांस में जब मैं सिखाता हूँ, तब तो वहां पे आपको डायरेक्टली एक चैप्टर ही होता है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमको इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, बट समझ लो कि जितना मैं जेई एडवांस में बताऊंगा उसका 90 या 80% तो यहाँ पे भी हम लोग कवर कर लेंगे, बट जितना हमारे सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है प्लस 20%, ठीक है, ताकि हम लोग रिस्क लेके ना चले। अगर हम बात करें ग्रुप 1 के मेटल कार्बोनेट्स के बारे में, लेट्स स्टार्ट। ग्रुप 1 के मेटल कार्बोनेट्स के बारे में, तो ग्रुप 1 में सबसे पहले मेटल कार्बोनेट जो है वो है बेटा Li2CO3, ठीक है। और Li2CO3 को जब हम हीट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब Li2CO3 को हीट करते हैं तो बच्चों मुझे था ये मेटल कार्बोनेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो इट गिव्स अस Li2O प्लस इसके साथ में हमको मिलेगी कौन सी गैस, CO2 गैस। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। इसके अलावा जो दूसरे मेटल कार्बोनेट्स हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीशियम हो गया, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं, इनके जो कार्बोनेट्स होंगे वो लोग बेटा कभी भी आपको CO2 गैस नहीं देंगे। सो स्टूडेंट्स, इनके कार्बोनेट्स will or will not give CO2 gas even on red heat। मतलब अगर वो एकदम लाल हो जाएंगे, कंपाउंड मेल्ट हो जाएगा, बट वो CO2 गैस नहीं देंगे बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं लगता बेटा ग्रुप 1 में लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कार्बोनेट को हीट करने पे आपको क्या दे रहा है, CO2 गैस। बाकी कोई भी कार्बोनेट आपको CO2 गैस देगा ही नहीं ग्रुप 1 के। बट अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स के बारे में, ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स एकदम ध्यान से देखना बच्चों। ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स जो है उसमें जितने भी कार्बोनेट्स हैं, जितने भी ऑल कार्बोनेट्स, तो मैं इसको सिंपली वर्ड में MCO3 लिख दूं, बिकॉज M का मतलब कुछ भी हो सकता है। M का मतलब क्या क्या हो सकता है बताओ, बेरिलियम टू बेरियम, कुछ भी हो सकता है। सबके सब जब उनको हीट किया जाता है, तो वो आपको इमीडिएटली क्या दे देंगे बच्चों, MO दे देंगे, मेटल ऑक्साइड, प्लस कौन सा गैस इवॉल्व करेंगे, CO2 गैस। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है, एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं एक ही एग्जाम्पल लिखूंगा, ज्यादा नहीं। CaCO3 जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हीट किया जाता है तो ये आपने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा, इट गिव्स CaO plus CO2 एंड इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो मुझे बता, यहाँ पे सब मेटल्स दे रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको नहीं लगता लिथियम जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, बट बिहेव किसके जैसा कर रहे हैं, ग्रुप 2 के जैसा। तो ग्रुप 2 के जैसा बिहेव कर रहा है, एलिमेंट किसका है बेटा, ग्रुप 1 का है, बट बिहेव किसके जैसा हो रहा है बेटा, ग्रुप 2 के जैसा। तो याद है ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अभी इसमें थोड़े और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, वो भी आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ये जो एग्जांपल्स जो मैं सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले PbCO3 लेड कार्बोनेट,
जब आप इसको भी हीट करते हो, इसको भी हीट करते हो, तो ये कंपाउंड भी, मैंने आपको बोला ना सिलेक्टेड एग्जांपल सिखाऊंगा एक्स्ट्रा वाले, बट वो आपको याद रखने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जब हीट किया जाता है तब मिलेगा PbO प्लस CO2 गैस, PbO प्लस CO2 गैस, ठीक है। दूसरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैलामाइन, दैट इज ZnCO3। ZnCO3 को जब हीट किया जाता है, ये जब इसको हीट किया जाता है, जब हम लोग मेटलर्जी चैप्टर पढ़ते हैं ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो वहां पे ये सब काम आएगा आपको। इट गिव्स यू ZnO प्लस कौन सा गैस, CO2 गैस, ZnO प्लस CO2 गैस। ना इसमें क्या ना बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है जो आप याद रखना, ये आपको सॉलिड स्टेट करके चैप्टर में, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। ZnO जब कूल होता है, कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, कोल्ड कंडीशन में, तब वो बच्चों व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो इससे कुछ बनता तो नहीं है, नई चीज कुछ नहीं बनेगी, ठीक है ना, नई चीज कुछ नहीं बनेगी। जब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो तभी भी ये ZnO ही है, बट ये कौन से कंडीशन में है, हॉट कंडीशन में है, और ये हॉट कंडीशन में बच्चों क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। सो डू रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चेंज इन केस ऑफ ZnO। अभी मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे, सर ऐसा होता क्यों है, तो उसका कारण हम लोग सॉलिड स्टेट में भी पढ़ेंगे। इसमें एक डेफिशिएंसी डिफेक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है वो हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं आपको हल्का हल्का एक्स्ट्रा फ्लेवर देते जाऊंगा कि ये क्या है वो क्या है, ताकि आप चीजें भले ही अभी थोड़ी बहुत याद रखनी पड़े, बट जैसे ही आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे उस टाइम में बोलोगे हाँ राम सर आपने वहां पे बोला था, और हमको याद है वो माइंड में क्वेश्चन था हमारे कि इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो येलो हो जाता है और ठंडा करते हैं तो व्हाइट हो जाता है, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल से आपको याद रखना है। तीसरा एग्जांपल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर कार्बोनेट का, और इसके ऊपर तो एंट्रेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिल्वर कार्बोनेट जो है, इसको जब आप हीट करते हो, इसको जब हीट करते हो, ठीक है जब इसको हीट किया जाता है तब ये आपको देगा Ag2O, Ag2O प्लस इसके साथ में आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस। बट ये जो Ag2O है वो वहीं पे नहीं रुकेगा बच्चों, जब इसको हीट किया जाता है तो Ag2O वापस से ब्रेक हो जाता है एंड इट फॉर्म्स Ag सॉलिड, 2 Ag सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है। तो अगर आप हाफ O2 नहीं लिखना चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इससे क्या सीखने को मिला कि जो सिल्वर का कार्बोनेट है उसका ऑक्साइड क्या है, अनस्टेबल है। तो इससे यही सीखने को मिला कि इसका जो ऑक्साइड है वो क्या है बेटा, अनस्टेबल है, और इसको हीट करने पे उसका आपको मेटल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दो कंपाउंड याद रखना, एक है सिल्वर कार्बोनेट और एक है मर्क्यूरी कार्बोनेट। ये दोनों ऐसे हैं जिसको हीट करने से आपको सिल्वर और क्या मिलेगा, मर्क्यूरी मिल जाएगा, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट एंड व्हाट, CO2 भी मिलेगा और O2 भी मिलेगा। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया बेटा, यही तो क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है ना और नन ऑफ दीज दिया रहेगा, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग गिव्स CO2 एंड O2 बोथ। हो गया कल्याण, हुआ कि नहीं हुआ? अगर जिसको ये नहीं पता है उसका तो कल्याण हो गया। या फिर दूसरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग गिव्स मेटल, क्या ये मेटल दे रहा है, नहीं, ये तो मेटल ऑक्साइड दे रहा है, ये भी मेटल ऑक्साइड दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, मेटल दे रहा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सिल्वर का जो ऑक्साइड होता है कंपैरेटिवली इट इज लेस स्टेबल। सिल्वर जो है बेटा, इसके लिए तो इसको नोबल मेटल बोला जाता है ना। नोबल मेटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कभी खराब नहीं होता है, तो इसका बेटा वो ऑक्साइड भी नहीं होता है, करोजन भी नहीं होता ना बेटा, इस वजह से। और एक एग्जांपल जो आपने वहां पे पढ़ा, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, HgCO3 ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट। सबसे पहले तो आपको HgO देंगे प्लस कौन सा, CO2 गैस, CO2 गैस, ठीक है ना, HgO प्लस CO2 गैस। बट जब इसको फर्दर हीट किया जाता है तब क्या मिलेगा आपको, Hg मिलेगा प्लस हाफ O2। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये दो कंपाउंड्स या दो कार्बोनेट ऐसे हैं जिनको हीट करने पे
आपको क्या मिलेगा, यस प्योर मेटल मिलेगा। तो याद रखना आगे जब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे तभी भी वहां पे भी हमको ये काम आने वाला है। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। मेटल कार्बोनेट्स को हीट करने पे मेटल ऑक्साइड मिलता है और CO2 गैस मिलता है। दिस CO2 गैस व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो लिथियम कार्बोनेट ही एक ऐसा कार्बोनेट है जिसको हीट करने से आपको ऑक्साइड और CO2 गैस मिलेगा, और बाकी कोई भी कार्बोनेट CO2 गैस नहीं देते हैं। इवन उनको रेड हॉट कर दोगे तभी भी नहीं देंगे। और ग्रुप 2 के अंदर सब के सब जो है वो CO2 गैस देंगे। तो अभी हमारे मन में एक क्वेश्चन क्या आया कि सिर्फ और सिर्फ लिथियम जो है वो इसमें कार्बोनेट जो है वो ऑक्साइड और CO2 दे रहा है, मतलब लिथियम जो है वो खुद के ग्रुप जैसा बिहेव नहीं कर रहा है जबकि इनके जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो आगे भी मैं सिखाऊंगा, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज किसके जैसे मैच होती है, ग्रुप 2 के जैसे। ठीक है, ओके। दूसरी बात, ये वाला जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो आप याद रखना कि इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो येलो हो जाता है और ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। इसमें एक डिफेक्ट आता है जिसका नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी इतना डिटेल में नहीं समझ पाओगे मुझे मालूम है, बट एट द सेम टाइम ये भी मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये चीज याद नहीं रखो, याद रखो। आगे जाके कहीं ना कहीं वापस सॉलिड स्टेट में ये आनी ही आनी है, तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आप लिंक कर पाओगे कि हाँ वहां पे पढ़ा था और यहाँ पे हमने उसका एप्लीकेशन देखा है। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ व्हाट, मेटल कार्बोनेट्स। तो स्टूडेंट्स आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट्स देखते हैं। Okay students, so let's start with next one, metal bicarbonates. बाइकार्बोनेट्स मतलब HCO3, राइट। जब मेटल बाइकार्बोनेट्स को हीट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा, मेटल बाइकार्बोनेट्स को जब हीट किया जाता है तब हमको सबसे पहले मिलेगा बच्चों मेटल कार्बोनेट। ठीक है, सो मेटल बाइकार्बोनेट्स व्हेन हीटेड गिव्स मेटल कार्बोनेट एंड कौन सा गैस, CO2 गैस। मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 गैस, राइट, प्लस साथ में वाटर भी मिलेगा। मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 गैस, जब हम लोग मेटल कार्बोनेट को फर्दर हीट करते हैं तो मेटल कार्बोनेट का तो हीटिंग प्रोडक्ट पढ़ा ही है हमने, इट गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। बट इसमें याद रखना एक्सेप्ट कौन कौन, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस बोर्ड पे सिखाया था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम। ये कंपाउंड आपके कार्बोनेट्स को हीट करने पे कुछ देने वाले नहीं है। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है ना, ग्रुप 1 में लिथियम बाइकार्बोनेट ही ऐसा एक बाइकार्बोनेट है जिसको हीट करेंगे, ध्यान देना बच्चों, इसको अगर आप हीट करोगे जब आपने इसको हीट किया, ठीक है, जब इसको हीट किया जाएगा तो सबसे पहले आपको ये क्या देगा बच्चों, Li2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, मैंने मेन प्रोडक्ट लिखे थे, Li2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। और इस Li2CO3 को फर्दर हीट करने पे ठीक है, ये आपको क्या देगा, Li2O प्लस कौन सा गैस, CO2 गैस। बट अगर मैं इसकी जगह पे MHCO3 लेता हूँ, यहाँ पे M कौन है बच्चों, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है और सीशियम हो सकता है। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसको हीट करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मोल्स दिया, यहाँ पे मुझे मिलेगा M2CO3 प्लस CO2 गैस प्लस H2O, बराबर है। अगर मैं इसको फर्दर हीट तो इसमें मुझे तब रेड हॉट तक भी कुछ होने वाला नहीं है। सो विल राइट नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीशियम के कार्बोनेट्स हीट करने पे कुछ देने वाले नहीं है। तो मुझे था ग्रुप 1 में सिर्फ एक ही बाइकार्बोनेट है, ये देखो वापस अलग आ रहा है सबसे। ग्रुप 1 में एक ही बाइकार्बोनेट है जो आपको यहाँ तक पहुंचा रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 के अंदर, तो ग्रुप 2 के अंदर सबके सब जो बाइकार्बोनेट्स हैं, ऑल बाइकार्बोनेट्स विल गिव फर्स्ट कार्बोनेट एंड फर्दर हीटिंग विल गिव ऑक्साइड। तो मेरे पास में समझो M है, यहाँ पे HCO3
ट्वाइस है। अभी यहाँ पे m कौन कौन हो सकता है बच्चों, बेरिलियम से लगा के सब बेरियम तक सब चलेंगे। आई रिपीट, बेरिलियम से लगा के बेरियम तक सब चलेंगे। इनको जब आप हीट करोगे तो सबसे पहले आपको ये क्या देंगे, बोलिए, यस, सबसे पहले हमको देंगे MCO3 प्लस H2O प्लस CO2, बराबर है। और इस MCO3 को जब हम फर्दर हीट करेंगे तो आपको वापस मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा MO प्लस कौन सा गैस, CO2 गैस। ठीक है, तो अगर मैं समझो यहाँ पे कैल्शियम के लिए लिखूँ एग्जाम्पल के तौर पे, सबके लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बुक भरना है तो भर सकते हो, कोई नीड नहीं है एक्चुअल में तो देखने जाए तो अगर मैं इसको हीट करूँगा तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या मिलेगा, मुझे बताओ। इट विल गिव यू CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, है ना। फिर जब इसको फर्दर हीट किया जाएगा तो इसके जितने भी कंपाउंड्स होंगे, कैल्शियम है, बेरिलियम से लगा के बेरियम तक, सब आपको क्या देंगे, CaO प्लस CO2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें हम लोग सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ही कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप वापस से देखोगे, लिथियम ने वापस दगाबाजी की, मतलब खुद के ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रहा है, ग्रुप 2 के साथ मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो ग्रुप 2 के साथ मैच कर रहा है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये लिथियम जो है वो एनामलस बिहेवियर दिखा रहा है। सर ये एनामलस बिहेवियर, मैं फर्स्ट टाइम ये वर्ड्स बोल रहा हूँ और आप लोग फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहे हो अभी, क्यों, क्योंकि ये आगे हमको बहुत बार यूज करना है कि लिथियम शोज एनामलस बिहेवियर, मतलब वो ग्रुप के साथ मैच नहीं करते, भले ग्रुप 1 के साथ है वो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रुप 2 के साथ मैच कर रही है। तो मेटल कार्बोनेट्स हो गया, मेटल बाइकार्बोनेट्स हो गया, अभी मेटल सल्फेट्स पढ़ेंगे विच इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन, मेटल सल्फेट। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मेटल सल्फेट्स की, तो जब इनको हीट किया जाता है तो सबसे पहले आपको ये देंगे, अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको ये देंगे ऑन हीटिंग मेटल ऑक्साइड along with the formation of SO3 गैस। कौन सा गैस, SO3 गैस। और जब हम इसको हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस, याद रखना टेम्परेचर, बिकॉज क्वेश्चन में एज इट इज टेम्परेचर भी मेंशन करेंगे, तो इट विल फर्दर ब्रेक इनटू SO2 प्लस हाफ O2। अगर आपको 1 O2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो स्टूडेंट दिस इज द जनरल ट्रेंड फॉर ग्रुप सो दैट इज मेटल सल्फेट। अगर हम बात करें ग्रुप 1 के बारे में, ग्रुप 1, ठीक है, तो ग्रुप 1 में सिर्फ और सिर्फ जो लिथियम सल्फेट है दैट इज Li2SO4, जब इसको हीट किया जाता है बच्चों, वापस से देखो ये सिर्फ लिथियम की बात हो रही है, ठीक है ना, बिकॉज थर्मली ये क्या है, लेस स्टेबल है, पॉलीएटॉमिक है ना, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। इट विल गिव यू Li2O प्लस कौन सा गैस मिलेगा, SO3 गैस। बट व्हेन इट इज फर्दर हीटेड टू अ टेम्परेचर ग्रेटर देन डैश 800 डिग्री सेल्सियस, इट विल गिव यू SO2 प्लस हाफ O2, SO2 प्लस हाफ O2। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम, इन सबके सल्फेट्स की, तो बच्चों इनको हीट करने पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा हो गया, इनको हीट करने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, दिस इज अबाउट ग्रुप 1। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 2, ग्रुप 2 में ना ध्यान से देखना, ग्रुप 2 में अगर हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, CaSO4 एंड कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम, कैल्शियम, और यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा होगा, स्ट्रोंशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, यस स्ट्रोंशियम। अगर इन सल्फेट्स को हीट करते हैं हम लोग, मैंने एक मिस्टेक कर दिया, इसमें BeSO4 है बच्चों, स्ट्रोंशियम और लास्ट का जो BeSO4 है वो हीट करने पे भी नहीं देगा बिकॉज दे आर थर्मली
वेरी स्टेबल। जब आप इनको हीट करते हो, आपस में रिपीट करूंगा, स्ट्रोंशियम और बेरियम वाले सल्फेट्स नहीं देंगे बिकॉज थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल है वो। सो मेटल क्या मिलेगा बच्चों, ऑक्साइड मिलेगा, प्लस कौन सा गैस मिलेगा, SO3 गैस। और जब हम इसको हीट करेंगे टू अ टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन डैश 800 डिग्री सेल्सियस, इट विल गिव यू SO2 प्लस क्या बच्चों, हाफ O2 गैस। ठीक है, अभी जैसे अगर हम बात करें ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कैल्शियम सल्फेट लेता हूं CaSO4.2H2O, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका बच्चों, सर हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। व्हेन जिप्सम इज हीटेड, ये तो स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा है आपने, व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से सुनो। When it is heated to 120 to 150 degrees Celsius, it gives you CaSO4 dot half H2O and 1.5 H2O इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। और सबको पता है इसको हम लोग POP बोलते हैं, that is nothing but plaster of Paris, plaster of Paris। Now this compound on strong heating, अगर मैं इसको strong heat करूँ तो ये जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CaSO4 प्लस क्या, हाफ H2O, और इसको हम लोग बोलते हैं डेड बंट। तो बहुत बार एग्जाम में MCQs क्वेश्चन में बेटा एज इट इज पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेड बंट। तो डेड बंट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज CaSO4। now CaSO4 on further heating will follow this order now। अगर मैं इसको और हीट करूं तो मुझे बता ये क्या बनाएगा आपका, CaO बनाएगा, प्लस कौन सा गैस, SO3 गैस। और SO3 गैस को फर्दर हीट करेंगे तो देखो चार्ट बढ़ते जा रहा है टू अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस, इट विल गिव SO2 प्लस क्या, हाफ O2। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, इसमें स्ट्रेंशियम और बेरियम ये दो कंपाउंड नहीं देंगे बिकॉज दे आर थर्मली वेरी वेरी स्टेबल। नाउ इसमें अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थोड़े हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, अगर आपने देखा होगा CuSO4, दिस इज नथिंग बट ब्लू विट्रियोल, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। तो जब ब्लू विट्रियोल को हीट किया जाता है, ध्यान से देखना, ब्लू विट्रियोल को क्या किया जाता है, हीट। तो सबसे पहले जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये निकल जाएगा, इट विल गिव यू CuSO4, करेक्ट। नाउ CuSO4 को फर्दर हीट करने पे क्या मिलेगा, ये आपको देगा सेम पैटर्न, CuO प्लस क्या बच्चों, SO3, और फिर फर्दर हीट करने पे SO3 क्या देगा आपको, SO2 प्लस क्या बच्चों, हाफ O2, SO2 प्लस हाफ O2, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। इसके बाद में अगर हम बात करें व्हाइट विट्रियोल की, ZnSO4 प्लस डॉट 7H2O, इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट विट्रियोल। तो व्हाइट विट्रियोल को हीट करने पे सबसे पहले ये क्या करेगा, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करेगा, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं, सबका पैटर्न सेम ही है। इट विल गिव यू ZnSO4, ZnSO4 को हीट करने पे इट विल गिव यू ZnO प्लस SO3, और फिर फर्दर हीट करने पे क्या देगा, ZnO तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आपको SO2 प्लस हाफ O2 दे देगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारे पास में MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, इसको हम लोग एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एप्सम सॉल्ट। तो सबसे पहले मुझे था इसको हीट करने पे क्या आएगा, 7H2 एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी विल गेट MgSO4। MgSO4 ऑन फर्दर हीटिंग गिव्स व्हाट, MgO प्लस क्या, SO3 on further heating gives to a temperature greater than 800 degree Celsius gives SO2 plus O2। तो स्टूडेंट्स ये था ब्लू विट्रियोल, ये कौन सा था, व्हाइट विट्रियोल, और ये कौन सा था, एप्सम सॉल्ट। अभी हमारे पास एक और कंपाउंड है, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट इज ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखना आप लोग ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रीन विट्रियोल। सो व्हाट इज ग्रीन विट्रियोल, इट इज
FeSO4.7H2O। जब इसको हीट किया जाता है तो इसके प्रोडक्ट्स थोड़े से डिफरेंट है बच्चों। इसको जब हीट किया जाता है तो 14H2O निकलेगा, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, दो क्यों लिए वो बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2FeSO4। और जब इसको फर्दर हीट किया जाता है तो ये आपको देता है Fe2O3 प्लस यहाँ पे SO2 गैस भी मिलता है और SO3 गैस भी मिलता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन विट्रियोल के केस में यू गेट मिक्सचर ऑफ बोथ द गैसेस, दैट इज SO2 एंड SO3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको O2 गैस दे रहा है क्या, नहीं। तो स्टूडेंट्स, ग्रीन विट्रियोल में ये प्रोडक्ट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने मेटल सल्फेट में Li2SO4 कंप्लीट किया। एक बार से हम लोग देख लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम का कोई रिएक्शन नहीं होता है। उसके बाद में ग्रुप 2 में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, उनके मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। सल्फेट्स को फर्दर हीट करने से SO2 बनता है। अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल में हमने ब्लू विट्रियोल लिया, व्हाइट विट्रियोल लिया और एप्सम सॉल्ट लिया, और इसको हमने अलग से याद रखा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी हीट करने में भी कौन सा बच्चों, स्ट्रॉन्ग हीट करने पे आपको क्या देगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। सो इसमें अगर आपको कुछ याद रखना है तो ये वाला जरूर याद रखना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। Okay students, so let us discuss the last one, heating effect of metal nitrates। जब आप metal nitrates NO3 metal nitrates को हीट करते हो, ठीक है, बोलते रहने का, जब भी आप metal nitrates को हीट करते हो, it will give you 3 products। सबसे पहले आपको मिलेगा metal oxide, प्लस साथ में आपको मिलेगा NO2 गैस, प्लस मिलेगा आपको O2 गैस, ठीक है। ये जो NO2 होता है, बता दूं, इट इज ब्राउन इन कलर। तो बहुत बार MCQ क्वेश्चंस में आपको ऐसा बोला जाता है, अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स अ ब्राउन गैस। इसका मतलब पक्का वो मेटल नाइट्रेट है। ये आपको एक सबसे बड़ा उन्होंने क्या दे दिया बच्चों, हिंट दे दिया। देखो, यही सब MCQ क्वेश्चंस है बेटा, और यही MCQ क्वेश्चंस अपने को दिमाग में रखने। दूसरी बात, यहाँ पे NO2 और O2 दोनों के दोनों बच्चों क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। दे आर पैरामैग्नेटिक, दैट मींस दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 टाइप के होते हैं। अभी फिलहाल आपको अगर इतना डिटेल में नहीं है तो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले ही हैं, और इवन सॉलिड स्टेट में भी पढ़ेंगे। डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है और फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा तो फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। वीकली अट्रैक्टेड होगा तो पैरामैग्नेटिक, और रिपेल्ड होगा तो डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ये दोनों फिलहाल के लिए याद रखना, आगे हमारे ये कंसेप्ट आएंगे वापस से, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स के बारे में, ग्रुप 1, तो बच्चों सबसे पहला ग्रुप 1 का नाइट्रेट कौन सा है, LiNO3 है, बराबर है। जब इसको हीट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाएगा तो आपको ये क्या देगा बच्चों, Li2O देगा, साथ में आपको NO2 गैस देगा ब्राउन कलर का, प्लस आपको कौन सा गैस देगा, O2 गैस देगा। कौन सा गैस देगा, O2 गैस। अभी ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, लिथियम के लिए। अभी आप देख रहे हो, जब से आज मैंने लेक्चर शुरू किया, लिथियम जो है वो बेटा ग्रुप 1 के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं कर रहे बेटा, तो ग्रुप 2 के साथ ही भागना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की और सीशियम की, तो इनके केस में बेटा प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है, उसमें ऑक्साइड नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, सेम पैटर्न आएगा, ठीक है। कैसा सेम पैटर्न, मुझे बता दो, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे MnO3 लेता हूँ, अब ये M की जगह पे कौन हो सकता है, M की जगह पे सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है और सीशियम हो सकता है, ठीक है। दे फॉलो सेम पैटर्न। अगर मैं बात करूं इसकी,
सेम पैटर्न मतलब ये वाला पैटर्न नहीं, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है, नहीं तो तुम लोग लिखोगे, इससे अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोड़ो, नहीं तो तुम लोग बोलेगे सर सेम पैटर्न मतलब यही पैटर्न, नहीं ऐसा नहीं। अगर मैं इनको हीट करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों, हीट करता हूँ, तो ये आपको NO2 गैस नहीं देते हैं, ये आपको देंगे MnO2 मेटल नाइट्राइट प्लस हाफ O2 हीट करने पे। और अगर मैं फर्दर हीट कर दूं इनको क्या कर दूं बच्चों, फर्दर हीट कर दूं, अगर मैं इनको फर्दर हीट करूं तो मुझे ये देंगे M2O प्लस N2 प्लस O2 गैस। बैलेंसिंग वाला पार्ट नहीं कर रहा है हम लोग, ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे अगर मेरे पास में NaNO3 है बच्चों, NaNO3 को अगर मैं हीट करूंगा तो मुझे NO2 गैस नहीं मिलेगा। तो यही तो MCQ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स NO2 गैस, क्या ये NO2 गैस दे रहा है, नहीं, तो सिर्फ लिथियम ही है जो NO2 गैस देता है। तो सबसे पहले ये क्या देगा बच्चों, NaNO2 प्लस हाफ O2, और इसको अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो ये आपको देगा Na2O प्लस N2 प्लस क्या O2, बट ये आपको NO2 गैस नहीं देते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया बेटा ग्रुप 1 में लिथियम और अदर ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में। अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में, तो ग्रुप 2 का जो नाइट्रेट्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, MnO3 ट्वाइस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, MnO3 ट्वाइस। अब ये M कौन है, M हो सकता है बेरिलियम टू बेरियम, बेरिलियम टू बेरियम, कुछ भी हो सकता है। अभी अगर हम बात करें इनके हीटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, इनके अगर हीटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो बताओ क्या होगा, ये लोग भी सेम मेटल ऑक्साइड देंगे। सो मुझे था मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MO प्लस कौन सा गैस देंगे आपको, ब्राउन कलर का गैस NO2 प्लस O2 गैस, हो गया, सो सिंपल। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स याद रखना ये एग्जांपल्स, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि वापस लिथियम जो है वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है किसके जैसा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के जैसा, ठीक है। अगर हम अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करें, अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, तो जिंक नाइट्रेट है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक है, Cu है, ZnNO3 ले लेते हैं, ZnNO3 ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि NO3 का 1 होता है, ZnNO3 ट्वाइस, उसके बाद में CuNO3 ट्वाइस, इसके बाद में PbNO3 ट्वाइस। इन सबको आप अगर हीट करोगे तो सेम बच्चों इन सब में क्या मिलेगा, ऑक्साइड, फर्स्ट वाले में ZnO बनेगा, दूसरे में CuO बनेगा, तीसरे में PbO बनेगा, प्लस साथ में कौन सा गैस मिलेगा, NO2 प्लस O2 गैस मिलेगा। तो ये एक ही एग्जांपल के अंदर मैंने तीनों कवर कर लिए, ठीक है। दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग AgNO3 का या फिर HgNO3 का, तो जब इसको हीट किया जाएगा, चलो बताओ, इसको जब हीट किया जाएगा तो बोलो क्या बनेगा, यस इट इज 2, सो इट इज Ag2O प्लस क्या NO2 प्लस O2, है ना। बट स्टूडेंट सबको पता है कि Ag2O को फर्दर हीट करना पड़ेगा क्योंकि ये कंपाउंड खुद भी क्या है, अनस्टेबल है। तो आप हीट नहीं भी करोगे तो वैसे भी आप हीट तो सप्लाई दे रहे हो, तो ये टूट जाएगा किसमें, Ag प्लस किसमें, हाफ O2 में। तो कौन सा वाला बच्चों आपको NO2 और O2 और मेटल देगा, एक तो सिल्वर नाइट्रेट होगा, और आप एक मर्क्यूरिक नाइट्रेट का भी ले सकते हो, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो HgNO3, HgNO3 ट्वाइस। इस कंपाउंड को भी हीट करोगे तो HgO मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, O2, और फिर ये फर्दर ऑन हीटिंग इज व्हाट, Hg प्लस क्या, हाफ O2। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये वाले कंपाउंड जो है इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से ये लोग ब्रेक होके इमीडिएटली क्या देंगे, मेटल दे देंगे। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग, ये जो मैंने आपको थर्मल डिकम्पोजिशन वाला पार्ट सिखाया है, ये एज सच हमारे सिलेबस में अलग से चैप्टर नहीं है नीट और जेई मेंस में, बट फिर भी मैंने इसको एक टॉपिक वाइज सिखा दिया है और मैंने उतने ही एग्जांपल्स दिए हैं। तो बच्चों अगर देखने जाए तो और भी 20 to 30% एग्जांपल्स बाकी है, बट वो हमारे काम के नहीं है। मैं ऐसे ही आपको नोट्स बनाने के लिए या फिर सिखाने के लिए नहीं सिखाऊंगा। मेरा जो नोट्स होगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड नोट्स है। एक एक चीज जो मैं सिखा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं MCQs में आपको दिखने वाली है। इस वजह से बेटा
नोट्स में हम लोग 10-20% एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बिकॉज मेरा एक ही लॉजिक है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। मतलब आप गंदे से गंदे सिचुएशन के लिए, गंदे से गंदे पेपर के लिए रेडी हो जाओ, बट आप आशा रखो कि पेपर अच्छा आएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल, द एंड ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हमारा पूरा खत्म हो चुका है। सो वी हैव टेकन 11 लेक्चर्स। जब मैंने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था 6 से 7 लेक्चर हमारा आयोनिक बॉन्ड चलेगा, बट 11 लेक्चर्स हो गए। बिकॉज सिखाते सिखाते मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, चीज़ें मेरे से छूटती नहीं है, मैं एक एक चीज़ डिटेल में उसी तरीके से बताता हूँ जिस तरीके से मैंने उसको नोट्स में लिखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में हम लोग एक वर्कशीट डिस्कस करेंगे जिसमें 70 क्वेश्चंस है। मैंने और थोड़े क्वेश्चंस ऐड कर दिए, पहले उसमें 61 थे, अभी उसमें 70 हो गए। थोड़े हीटिंग इफेक्ट के ऊपर और क्वेश्चंस डाल दिए मैंने। तो 70 क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, और आपको होमवर्क के लिए एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें 55 क्वेश्चंस है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के एंड में एक पीडीएफ दिया गया है, जिसमें 2 पीडीएफ है एक्चुअली। एक पीडीएफ क्लास वर्क वाला, वो मैं सॉल्व करूंगा लेक्चर नंबर 12 में, पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 12 हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक पीडीएफ जो होमवर्क वाला पार्ट है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, और उसका आंसर की भी प्रोवाइड किया गया है। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। जो भी मैंने सीखा है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, दैट इज श्योर। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से नोट्स को लिखना है, और ये सब चीज़ों को टाइम टाइम पे रिवाइज करना है। अगर आप इन सब चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे, आई गारंटी हो आप लोग को बहुत ट्रबल होने वाली है। बट मैं आपको वो ट्रबल में नहीं देखना चाहता, इस वजह से मैं आपको बार बार मोटिवेट करूंगा, बोलूंगा चीज़ें कि पढ़ो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द वर्कशीट डिस्कशन ऑफ पूरा कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड कीप रीडिंग।